There are bad historians and good historians, and there are non-historians and trained historians. जवाहरलाल नेहरू ने द ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी, वो इतिहास नहीं है, जो एकेडमिक हिस्ट्री नहीं है, लेकिन एक रोचक बनाया, बहुत अच्छी तरह से सोच के लिखा। भारत को आजादी मिली 1947 में, लेकिन क्यों, किस वजह से? So the an account in terms of cause and consequence, or an account in terms of the causal continuity of the past is history. History is not everything in the past. India is, in my opinion, losing on a great opportunity. Had our universities nurtured the spirit of freedom and liberal thought, India's intellectual capital would have multiplied at a much higher rate. પ્રોફેસર GN દેવી એક બહુ જાણીતું નામ, ગુજરાતમાં રહીને એમણે આખા વિશ્વમાં જેનો ઇમ્પેક્ટ પડે એવું કામ કર્યું છે. આદિવાસી કમ્યુનિટીઝ અને ભાષા, ભૂલાઈ ગયેલી ભાષાઓને જાળવવી કઈ રીતે, એની ઉપર એમણે ખૂબ સરસ કામ કર્યું છે. કારણ કે આ પુસ્તક GN દેવી, ટોની જોસેફ અને રવિ કોરેસેટર ત્રણ જણે મળીને સંપાદિત કરેલું પુસ્તક છે. मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि why this book, sir? So since history is not just the past, but past as it's seen through the prism of the present, if the present becomes contentious, the past also becomes contentious. If there is harmony in the present, there is a harmonious relation of a society with its past. If a society has clarity on its goals, then that society will have clarity on understanding its history. So in India, at the moment, there are trends which compel one to relook at the past, to see if one's understanding of the past was wrong at some places, or whether some parts of the past are forgotten or deliberately forgotten, and then foreground them. So that is how it became necessary to relook at the entire past. The second reason is, so far historians have looked at history as one unit of the past, proto-history, that is prior to history, as another unit of the past, and prehistory as a third unit of the past. And we thought that the editors of this book, I and my colleagues Tony Joseph and Ravi Koresetter, felt that it would be good to look at the entire past as a single stream of time and write about it. That's why this book became necessary. Okay. सर, मेरा सवाल ये भी है कि अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो इट्स वेरी लेयर्ड इट्स मतलब इतने लेयर्स हैं कि मैं तो खुद हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ, आप जानते हैं, बट इट इज सो लेयर्ड दैट समटाइम्स आप जो पढ़ते आए हैं या आपके सामने कुछ नई चीजें अचानक से रखी जाती हैं, एक कंफ्यूजन होता है. आप जो पढ़े उसको भी शायद आपको लगता है कि शुड यू क्वेश्चन व्हाट यू हैव स्टडीड ऑलरेडी. ये जो नई पीढ़ी आ रही है, स्पेशली विद सोशल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड चैट जीपीटी एंड एवरीथिंग, तो कितना मुश्किल या आसान होता है टू पुट थिंग्स ऑन पेपर इन अ वेरी डिफरेंट पॉलिटिकल सिनेरियो. बिकॉज इतिहास में जब भी शासक वर्ग बदलता है, द काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज दैट वी नहीं, मैं आपको बताता हूँ चिरंतन जी कि इतिहास ये हमेशा रिप्रेजेंटेशन होता है. इतिहास ये पुनर्निर्मिति होती है. Always. जो अतीत में हुआ, गतकाल में हुआ, उसका कुछ अंशों में, कुछ हिस्सों में, कुछ नजरियात से उसकी पुनर्निर्मिति करना, पुनर्रचना करना, उसका सादरीकरण करना, ये इतिहास का लेखन होता है. लेकिन ये जो कौन से हिस्से आप उसमें शामिल करते हैं भूतकाल के, कौन से नहीं करते हैं, ये एक प्रकार का इतिहास लिखते समय आने वाला सवाल होता है. लेकिन उससे बढ़कर ज्यादा महत्व का सवाल ये है
कि जो आप लिखते हैं क्या वो किसी विशिष्ट तत्व या किसी प्रिंसिपल के साथ आप लिख रहे हैं कि नहीं। जैसे कि भूतकाल में जो भी हुआ वो सभी लिखना ये इतिहास नहीं होता है। ऐसे तो पुराण भी है, पुराणों में भूतकाल की बात है, उसमें कल्पना और सत्य का मिलाप होता है। कोई किसी जैसे पुलिस थाने का रिपोर्ट होता है, वो भी कुछ बनी हुई हादसे या घटनाओं का पुनर्निर्माण ही होता है कागज पे। लेकिन इतिहास पुलिस थाने का रिपोर्ट भी नहीं होता है जिसमें हर चीज लिखी जाती है। इसमें कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस, कारण और उसका परिणाम, इस नजर से हमारे पहले बनी घटनाओं का आकलन किया जाता है कि क्या हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व का क्यों हुआ। हम जानते हैं कि राजाएं हुए, या तो खेती आई इस देश में, या तो स्थलांतर हुए, आंदोलन हुए, कुछ धर्म निकले, कुछ दर्शन निकले, कुछ संगीत नाटक कला, इनका विकास हुआ। ये सब हम जानते भी है, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जो जानते हैं उस उसको ये क्यों हुआ ये कहना ये इतिहास जी। है। कॉन्सिक्वेंस का रिपोर्ट ये पुलिस रिपोर्ट होता है, लेकिन कॉज का रिपोर्ट या क्यों हुआ, इसके क्या क्या कारण है, इसे इतिहास कहा जाता है। यानी कि हम सब जानते हैं कि राजाओं के बारे में हम लिखते हैं तो शिवाजी महाराज पहले है, उसके बाद संभाजी आए। लेकिन उस समय एग्जैक्टली क्या डायनामिक्स रहे, संभाजी के बाद फिर उनके बेटे को राज्य करने में इतनी आसानी क्यों नहीं बनी रही, ये जो है दैट इज हिस्ट्री। भारत को आजादी मिली 1947 में, लेकिन क्यों, किस वजह से। सो द एन अकाउंट इन टर्म्स ऑफ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस, और an account in terms of the causal continuity of the past is history. History is not everything in the past. History is an account of the causation continuity of the past, about the past. बहुत सारे लोग हैं जो हिस्टोरियन नहीं है, वो इतिहास पे किताबें लिख रहे हैं। I'm just wondering that how to take these stories being told. I'm not talking about, removing Gandhi from textbook, not right now, but you know what I'm asking. There are a bunch of new authors, writers who are writing history. How to नहीं, deal with that? इतिहास इस विषय के इतिहास के तरफ आप देखें जी तो आपको दो प्रकार के व्यक्ति, स्कॉलर्स, जी इसमें इन्वॉल्व दिखते हैं। जी एक है जिन्होंने इतिहास विषय का शिक्षण लिया और उस पे अभ्यास करके लिखा, और दूसरे हैं जिनके इंटरेस्ट एक विषय के बाहर भी जाते थे। एडवर्ड गिबन, जिन्होंने द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, जो इतिहास के पूरे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताब थी, वो एडवर्ड गिबन ये कोई इतिहास का शिक्षण लेके इतिहासकार बने नहीं थे। सिमिलरली विंस्टन चर्चिल ने द वर्ल्ड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स जो लिखा, वो कोई इतिहासकार नहीं थे, बल्कि उनको शायद नोबेल प्राइज एज ए राइटर मिला। और जवाहरलाल नेहरू ने द ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी, वो इतिहास नहीं है, जो एकेडमिक हिस्ट्री नहीं है, लेकिन एक रोचक बनाया, बहुत अच्छी तरह से सोच के लिखा इतिहास है। सो देर आर डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ writing. writing. There can be technically perfect history, such as Rajesh Kochar's book, The Vedic People, History and Geography. But in that case, Rajesh Kochar was an astrophysicist and not a historian. But still, it is a perfectly well-written Yeah. book of history.
There can be semi-historical books such as The Freedom at Midnight, which is written by journalists, Yeah. and it is not, it is an important book for people to read because it reminds people of the times around the independence movement. There are scientists who have contributed to thinking about history, such as D.D. Kosambi, whose training was not in history, it was in science, and yet he is considered to be one of the foremost historical thinkers on history in India. And there are professors of history who have written excellent books. There are bad historians and good historians, and there are non-historians and trained historians who keep contributing to our knowledge about the past. It is up to the reader to decide which history is good for her and which is not good for her. You have been into academics, for whatever time period. You have, created Tejgad Academy. You have seen academics teaching from various perspectives. Nowadays, we are talking about new education policy. What changes that have come into academics that you feel are good, and what are the changes that you feel that अगर ये बदलाव नहीं आते तो बहुत अच्छा होता? The most important change I have noticed during the last 70, 80 years, a vast amount of Indians who were denied opportunity to educate themselves were able to enter the field of education. Mainly women who were kept out of education not only got into the field of education, but they started dominating the field. I mean, if you look at the toppers in high school level and university level, or even in the civil services examination and so on, you find that more girls are doing better now. Though even today, the dropouts from high school, um, are more of girls than boys. So the our education is becoming, our educational space is becoming egalitarian, Yes. open, liberal, Mhm. and accessible. Uh, of course, there is a great difficulty arising out of privatization of education, marketization of education, and education therefore becoming costlier than it should be. That difficulty is there. Yet, despite that barrier, education space has become an open space. The problem is when a society opens up a space, then it also needs to bring into that space a philosophy of openness. So while we have opened up education as a space for the masses, we have closed the thinking within that space, and try to eliminate liberalism, free thinking, and the spirit of questioning. So, in comparison to schools and colleges 100 years ago, today's schools, colleges, and universities are more intolerant of questions, and there are instances of discrimination being challenged, and such challenges being misinterpreted as rebellion against institution. So we had the case of a boy in Central University of Hyderabad who had to uh, commit suicide because of this strange tension. His dying declaration, his the note left behind explains this situation. Similarly, there was a postdoctoral medical student in Bombay. She came from a tribal community. She had to hang herself. This is all happening in universities of all types. The Asian University had recently a case of
the allowance of students being curtailed and some professors supporting the cause of the students. Those 4 professors were suspended from their services were terminated by the university. So questioning, raising a dissenting voice are seen as inappropriate in the space which is educational space. So we opened a space for masses that were kept out of that space for centuries, and that's a great achievement we made. But in that space, we not allowed a different kind of metaphysics, a different kind of cultural dynamics, a different kind of politics. And that's a very big failure. India is, in my opinion, losing on a great opportunity. Had our universities nurtured the spirit of freedom and liberal thought, India's intellectual capital would have multiplied at a much higher rate. I mean, today we see that great paradox. While the economy is perhaps becoming third or fourth in the global ranking, it is not a good thing for us not to be in the top ranking universities of the world when we are so many in number, 140 crores, we have nearly 2000 universities, and none of them in the first 100 or 50. That's not a good reflection on the way we are handling our university space. When I was writing something recently, I realized that विविधता में एकता वाला जो एक हमारा आइडेंटिटी है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारी विविधता को नागरिकों के विरोध का ही इट्स बीइंग मेड अ वेपन टू पोलराइज. जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो ecclesiology and state, we used to study these things, and now I feel that the interference of state in education. What do you feel about it? Do you feel threatened, or you are hopeful that no, things will change for better? मैंने पूरी जिंदगी विविधता पे विश्वास रखा और मेरे क्लासरूम में जब मैं पढ़ा था तब उसे प्रोत्साहन दिया. प्रश्न उठाने के लिए का मैंने हमेशा स्वागत किया और जो काम किया वो विविध भाषा, विविध आदिवासी समुदाय, विविध विचार उनको स्थान मिले इसके लिए कोशिश की. और मैं संविधान का सम्मान करता हूँ और संविधान में हमारी परिभाषा ही एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स अनेक होने का जो एहसास है उससे ही संविधान का आरंभ होता है. जो जिसे मैं संस्कृति मानता हूँ और धर्म मानता हूँ मेरा, उस धर्म और संस्कृति में अनेक देव देवताएं हैं, उसमें अनेक संत साधु है, उसमें अनेक कथाएं हैं. मेरे संस्कृति में अनेक प्रकार के लोग आते जाते रहे हैं इतिहास के दरमियान और इस दिन भी वो होते हैं. इसलिए मैंने जो देश देखा है, भारत देखा है, मैंने जो संस्कृति समझी है, स्वीकारी है, मैंने जो विविधता समझी है और जिसके लिए मैं प्रयत्नशील रहा हूँ, वो विविधता, वो संस्कृति, वो धर्म इतने आसानी से हटाना किसी एक युग के लिए संभव नहीं है. शायद कुछ लोग 200 साल, 500 साल, 1000 साल उसके पीछे डटे रहे और इस देश को फिर एकता और नो विविधता, एक संस्कृति और बाकी सब संस्कृति के जो छेड़े हैं, अंग है, वो अमान्य करना, ये तभी जाके संभव होगा. लेकिन मेरा विश्वास है जिस देश में मैं पैदा हुआ उस देश के संस्कृति और समाज पे मेरा पूरा विश्वास है. अगर महात्मा गांधी उस विश्वास के आधार पे ब्रिटिशों को यहाँ से वापस जाने के लिए मजबूर कर सके तो मेरे जैसी कोई सामान्य व्यक्ति उसी विश्वास पे ये जो नफरत है, घृणा है, तिरस्कार है, उसको समाज से कम करने में यश मिला पाएगी, इस पे मेरा विश्वास है.
what about the challenges and you to compile something? Wow, I mean, मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं ऑफिस जाऊँ तो ट्रेन में पढूं, ट्रेन See, में किताब खोल के पढ़ना हो जाता है। it, it is a fat book. It is done by 90. There are 90 writers in that. Yes, 90 yes, contribute. yes. Each is an excellent domain expert, and it is not only people of one generation. The youngest among those 90 writers is in late 20s, and the oldest is in early 90s. Wow. So 70 years of wisdom drawn from all continents, all religions, all philosophies, all language backgrounds, all sects and movements, all of that in a very short space are given. All of that is given in short space in that book. So the articles are short. The articles, every article is perhaps 1500 words, 2000 words, maybe a very few, 7 or 8 articles exceed that limit and they go to 3-4 thousand words. 2-3 पान का 4 पेजेस का ये ऐसे में पूरे जिंदगी में उन्होंने जो समझ लिया था वो रखने बहुत सीधे शब्दों में, आसान शब्दों में रखने की कोशिश की है। और इसके जरिए ये प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री और आज का कॉलोनियल पीरियड एंड मॉडर्न इंडिया, उनको कनेक्ट करने की कोशिश की है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है और कलेक्टिव एफर्ट में अलग अलग हिस्टोरियन के बीच में कुछ मतांतर हो सकते हैं, लेकिन इसका ओरिएंटेशन एक है और वो ओरिएंटेशन है कि हिस्ट्री इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पास्ट in terms of causal transition, and science and verification and evidence are the tools that a historian or an archaeologist or a genetic scientist, a linguist uses while proposing the views. तो इसमें biases नहीं है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, खास करके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंडियन हिस्ट्री पे काफी काम हुआ है। देयर इज एक्चुअली ए कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, स्कूल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, SWAS पे काफी ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में बहुत काम SWAS में हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एंशंट इंडिया के ऊपर काम हुआ है। मिशिगन में सोशल साइंसेस को लेके काम हुआ है। प्रदेश में और ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छे इंडियन हिस्टोरियंस काम करते रहे, जिसमें सबाल्टर्न स्टडीज वगैरह बहुत ताकतवान इतिहास के नए ट्रेंड्स आए थे। तो इस किताब का स्वागत इंटरनेशनली होगा या नहीं होगा, मैं तो ये भी कहता हूँ कि इस किताब का स्वागत होगा या नहीं होगा ये सोचे बगैर ये किताब बनाई है, लेकिन ये बनाते समय इसको रिस्पांस क्या आएगा ये सोच के नहीं बनाई। ये बनाते समय जो महत्व का भूतकाल का हिस्सा है वो इस किताब में कैसा दर्शाया जाए और जरूरी दर्शाया जाए, इसके लिए किताब बनाई थी। लेकिन जब से ये प्रसिद्ध हुई है, प्रकाशित हुई है, तब से ये आज तक 2 बार छप चुकी है और तीसरी बार छपने के तैयारी में है। ये पिछले 3 हफ्ते की बात है, 4 हफ्ते की बात है। Really? और मेरे पास इनविटेशंस आए हैं मिशिगन यूनिवर्सिटी से, शिकागो यूनिवर्सिटी से, वहाँ लोग इसके बारे में बात करना चाहते हैं। कैम्ब्रिज और लंदन में लोगों ने बुलाया है कि इसके बारे में वो बात करना चाहते हैं और इस किताब का अनुवाद, ट्रांसलेशन हो, इसलिए पीपल इन मराठी, people in Tamil, people in Malayalam, people in Kannada, people in Hindi, people in Gujarati have already started making efforts. So between the end of this year, say November, December of 23, and by December 24,
आने वाले इन समय में ये 5-6 भाषाओं में ये किताब लोगों के लिए उपलब्ध होगी, तो उसकी मुझे खुशी है। बल्कि यानी इसके सिवा तो मैं क्या कह सकूंगा। मुझे जो काम करना था वो मैंने निष्ठा के साथ किया है, और उसमें शायद कुछ गैप्स भी हो सके, तो वो गैप्स इन अनदर एडिशन इम्प्रूव हो सकेगी। अगर मैं नहीं कर सका, तो आने वाले जनरेशन के कुछ स्कॉलर्स ये करके इससे और ज्यादा एडवांस और ज्यादा अप्रोप्रिएट और ज्यादा फ्लॉलेस किताब बनाए, या तो दूसरे मीडियम में इसे ढाले। ये मैं उम्मीद करता हूँ। बस मैंने मेरा काम, के छोटा काम है वो मैंने पूरा किया। दैट्स ऑल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी Thank फॉर you. दिस इंटरव्यू, चिरंतन। ऑल वेरी बेस्ट। Thanks a lot. It was lovely talking to you, and we are very happy that we थैंक could यू। connect with you and we could speak with you.